डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसमें बताया गया है कि स्टैटिक जीके के पॉइंटों को हम किस प्रकार से नोट्स बनाएंगे और किस प्रकार से हमारी क्लासें रहेंगी स्टैटिक जीके की। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और उससे पहले आज से हम शुरुआत करेंगे अपनी न्यू करंट अफेयर्स की क्लास की। तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और आपकी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लास को हम आपके सामने प्रस्तुत कर दिया करेंगे, जिससे आप लोग बने रहिए। आपके विभिन्न एग्जाम आने वाले हैं 2023 और 24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी करंट अफेयर्स आएगा वो यहीं से आएगा। आप वीडियो के एग्जाम को देख सकते हैं, पीडीएफ को देख सकते हैं। हमारा पूरा का पूरा पेपर, यानी कि हमने ज्यादा वीडियो की क्लासें नहीं बनाई, हमारी 10 पीडीएफ यानी कि 10 से 12 पीडीएफ और करंट अफेयर्स की क्लास को अगर आपने देखा होगा तो पूरा का पूरा हमारा वीडियो का सिलेबस यहीं से निकला है और यहीं से पूरे पेपर फंसे हैं। तो 80% यानी कि 50 में से 40% यानी कि 40 क्वेश्चन हमारे हर पेपर में आए हैं। आप उठा के देख भी सकते हैं और जो स्टूडेंट जुड़े हैं उन्होंने एसएमएस भी किए हैं कि सर हमारा पूरा का पूरा पेपर आपके साथ, यानी कि प्रश्न पेपर यानी कि जो भी एग्जाम माल था उसमें क्या था हमारा आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स की क्लास को और आप डेली बने रहिएगा हमारे साथ में। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। और करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की बात करेंगे और स्टैटिक जीके की हमारी अलग से भी आपके लिए चैप्टर वाइज क्लासें यहाँ से हमारी रहेंगी स्टैटिक जीके की। राइट, तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू करने की घोषणा की है। मिशन को निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा शुरू किया जाना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या झारखंड। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जो एनीमिया जो रोग होता है वो शरीर में किस टाइप से होता है। एनीमिया जो रोग होता है उसके कई सारे कारण होते हैं। तो पहला जो कारण होता है वो होता है फोलिक एसिड। क्या होता है हमारा? फोलिक एसिड, यानी कि फोलिक एसिड जो होता है वो एनीमिया का कारण होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एनीमिया का दूसरा कारण आपकी आयरन, यानी कि शरीर में अगर आयरन की कमी हो गई तो हमें एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे यहां से कि तीसरा जो हमारा पॉइंट बनता है यानी कि विटामिन बी12, यानी कि विटामिन बी12 की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मानव शरीर में या शरीर में क्या होती है? खून की कमी हो जाती है। तो खून की जब कमी हो जाएगी तो समझ लीजिएगा हमें क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो कैसे हमारे शरीर में महसूस होगा कि हमको खून की कमी हो रही है? तो इससे जो शरीर होगा वो पूरे दिन क्या होगा? थकावट भरा महसूस करेगा, यानी कि हमको ये लगेगा कि हमारा शरीर कितना थका हुआ है, बल्कि हमने कोई भी काम नहीं किया है। तो पूरे दिन हमारे शरीर को थकावट महसूस होगी और इसमें हमारी क्या पड़ेगा? थकावट जब महसूस होगी तो व्यक्ति क्या होगा? कार्य नहीं कर पाएगा। इससे क्या होती है? कार्य क्षमता क्या होती है? प्रभावित हमारी होती है। तो इसलिए एनीमिया आपको ना हो, इसके लिए आयरन की आप पूरी तरह से क्या करें? अपने शरीर में पूरी तरह से बनाए रखें, यानी कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है उनका वो कितना होता है? 26 होता है हमारा। और अगर विटामिन बी की अगर हम बात करेंगे, बी12 की बात करेंगे तो साइनोकोबालामिन इसका क्या है? केमिकल नेम है। साइनोकोबालामिन क्या है? इसका केमिकल है। इसमें जो मुख्य अवयव जो होता है वो क्या होता है? कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 क्या होता है? मुख्य अवयव होता है। अगर विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और आपके वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी, और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई और के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे होते हैं। तो विटामिन की खोज जो की थी वो किसने की थी? कैसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो याद रखिएगा। तो इसका अगर आंसर की बात करेंगे कि एनीमिया उन्मूलन के लिए जो मिशन शुरू किया गया है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो शुरू किया है आपके मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, स्टैटिक के अकॉर्डिंग अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिएगा मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो मुख्यमंत्री हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आपके मंगू भाई पटेल। और मैंने आपको बताया था कि डीएलआर नंबर क्या होता है। तो डीएलआर नंबर आप देखिएगा, जिलों की संख्या कितनी है, लोकसभा सीटें कितनी हैं और आपके राज्यसभा सीटें कितनी है। तो डीएलआर कितना है? तो डीएलआर देखिएगा 52, 29 और 11। अगर कोई पूछता है आपसे कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें आपकी 29 है।
राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11 है, और जिलों की संख्या कितनी है आपके, तो 52 है। तो मध्य प्रदेश का डीएलआर नंबर कितना हुआ, 52 29 11 है। ये मध्य प्रदेश का डीएलआर नंबर है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश में जिले यानी कि 52 है। तो मध्य प्रदेश से कई सारे राज्य यानी कि मध्य प्रदेश से अलग हो गया क्या, 16 जिलों को काटकर एक राज्य अलग हो गया, जिससे हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तर में क्या है, यूपी है, और छत्तीसगढ़ किस साइड में है आपके, तो छत्तीसगढ़ आपकी पूर्व दिशा में है। मध्य प्रदेश के दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो आपके महाराष्ट्र से सीमा लगती है, और अगर पश्चिम की बात करेंगे तो आपके गुजरात से सीमा लगती है, और आपके उत्तर पश्चिम की अगर बात करेंगे तो आपके राजस्थान से सीमा लगती है। यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें उत्तर से उत्तर प्रदेश हो गया, पूरब से आपके छत्तीसगढ़ हो गया, 16 राज्यों काटकर अलग हो गया था मध्य प्रदेश से, और आपके दक्षिण से आपके किससे लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, और आपके पश्चिम में जाओगे तो गुजरात से लगती है, और उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो सीमा किससे लगती है, तो आपके राजस्थान से सीमा लगती है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के सीएम है आपके शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आपके मंगूभाई पटेल। ओके, तो यहां से हमने देखा कि एनीमिया के लिए, अगर हमारे शरीर में एनीमिया ना हो तो हमें आयरन की पूरी तरह से क्या करनी पड़ेगी, पूर्ति करनी पड़ेगी, तब जाके एनीमिया हमको नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के डीएलआर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, और 31 किसकी हैं, आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। तो 75 80 31 आपकी टोटल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा सीटों की संख्या हमेशा कम होगी और लोकसभा सीटों की संख्या हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि हम कह सकते हैं राज्यसभा सीटों का जो आवंटन होता है जो भी राज्यों में, वो किसके आधार पर होता है, वो आपकी जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा सीटों का आवंटन किस आधार पर होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है राज्यसभा सीटों का आवंटन। दूसरा प्रश्न आप लोगों ने देख ही लिया होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने प्लेनर ट्राइफॉइल नाट एंटीना विकसित किया है, तो किस संस्थान ने किया है, आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, यानी कि प्रश्न सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आईआईटी कानपुर। तो ये इसका सही आंसर होगा, आईआईटी कानपुर। ठीक है, अगर हम कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर को हम उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं। देखिएगा, मानचेस्टर की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर को। अब प्रश्न बना दिया जाए कि भाई दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। अगर ओवरऑल पूछा था कि भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मानचेस्टर हम अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद को हम भारत का मानचेस्टर कहते हैं यहां से। तो देखिएगा, मानचेस्टर क्या है, किसी भी देश को प्रस्तुत करता है मानचेस्टर, यानी कि उत्तर भारत का कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में है, और अहमदाबाद गुजरात में, जिसे भारत का मानचेस्टर हम कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हमारा हुआ कानपुर। और आप देखिएगा दिल्ली, दिल्ली की अगर बात करेंगे, दिल्ली की स्थापना किसने करी, तो दिल्ली की स्थापना आपके अंगनपाल ने की है। अंगनपाल जो थे वो आपके तोमर वंश से संबंधित थे। अगर प्रश्न कभी पेपर में आपके बनता है कि दिल्ली का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया, तो दिल्ली का उल्लेख सबसे पहले पृथ्वीराज रासो में किया गया। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो पृथ्वीराज रासो आपके चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ था। मद्रास की बात करेंगे तो मद्रास की स्थापना किसने करी, फ्रांसीसी डे ने की थी मद्रास की स्थापना। हैदराबाद की स्थापना की बात करेंगे तो अली कुतुब शाह या हम बोल सकते हैं चिनकिलिज खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी। चिनकिलिज खां ने, तो स्वतंत्र हैदराबाद की जो स्थापना की थी वो चिनकिलिज खां ने की थी। इस तरह हम स्टैटिक पॉइंट यहां से बनाते हैं। तो कानपुर की कृष्ण नाम से पहले जाना जाता था, कहानापुर इसकी क्या थी, राजधानी थी, और इसी को हम क्या कहने लगे, कानपुर के नाम से जानने लगे थे। ठीक, तो आईआईटी जो कानपुर है उसी ने ये संस्थान शुरू की है एंटीना का। अगर बात करेंगे कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब बनाते, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम 11 मई को बनाते हैं। तो याद रखिएगा,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम 11 मई को बनाते हैं। तो इस तरह जो प्रश्न आंसर होगा क्या होगा, IIT कानपुर। कह रहे हैं चैंपियंस 2.0 पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो चयन किसका करना है भाई, गलत कथन का, यानी कि इसमें से बताना है कि कौन से कथन है जो गलत है। इसे युवा मामले व खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका अर्थ उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और समंजस अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन है। यह एकल खिड़की शिकायत निवारण है। इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। तो अगर हम बात करेंगे तो इसे युवा खेल मंत्रालय के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, इसे लॉन्च किया गया था MSME यानी कि सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो सही तो फिलहाल यही होगा और यही कथन गलत है, यानी कि इसको युवा मामले के द्वारा नहीं, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, MSME के द्वारा इसको किया गया, लॉन्च किया गया। इसका अर्थ क्या है, प्रोडक्शन है, बिल्कुल है। राष्ट्रीय शक्ति यानी कि नेशनल पावर को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण करती है। यह एकल खिड़की शिकायत निवारण है। इसे पहली बार लॉन्च किया गया था 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका 2.0 का वर्जन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था आपके जून 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट बनता था और आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। तो याद रखिएगा 2020 में। तो प्रश्न डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि चैंपियंस जो आपका पोर्टल है उसे किस मंत्रालय लॉन्च किया, तो आपके सूक्ष्म लघु मध्यम इंटरप्राइजेस ने क्या करा, इसको लॉन्च किया था। विशेष ग्रीष्मकालीन खेल ओलंपिक खेल 2023 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के बाद सीधे नीचे आइएगा और देखिएगा कौन से कथन सही है। तो सही कथन की बात करनी है, गलत की बात नहीं करनी है। खेल कनाडा में आयोजित हुए। भारत ने खेलों में केवल 15 पदक जीते हैं। तो विशेष ग्रीष्मकालीन जो खेल है ये 16वां एडिशन था और आपके कहां पर आयोजित हुए थे, तो आयोजित हुए थे आपके जर्मनी में। तो पहला तो गलत हो गया, और पहला अगर गलत हो गया तो ए वाला आपका गलत हो गया, तो ए तो आपका गलत हो गया और ए भी आपका गलत हो गया। तो या तो केवल 2 सही होगा या इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। तो देखिएगा ऊपर दिए गए कथनों में भारत ने खेलों में केवल 15 पदक जीते थे। तो भारत ने कुल मिला के 202 पदक जीते थे। कितने, 202 पदक जीते थे, जिसमें से 76 क्या थे, गोल्ड मेडल थे यानी कि स्वर्ण थे। 75 क्या थे, हमारे रजत पदक थे। और देखिएगा यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं तो आपके जो कांस्य पदक होंगे वो कितना होगा आपका, 7 आपका हो गया 14, यानी कि 51 जो थे वो हमारे कैसे थे, वो हमारे कांस्य पदक रहे थे 51। तो 51 जो थे वो हमारे कितने थे, कांस्य पदक हमारे यहाँ से रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से 51 हमारे कांस्य पदक रहे थे। लैंगिक वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो भारत के स्थान से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको प्रस्तुत कौन करता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें पहले टॉप 3 में कौन कौन से देश शामिल हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का नंबर इसमें क्या है। तो ऑप्शन 86 हो गया, 124 हो गया, 127 हो गया या 146 आपका हो गया। तो बताइएगा क्या होगा इसका ठीक आंसर। तो देखते हैं उससे पहले, ठीक, ओके। तो अगर वैश्विक लैंगिक सूचकांक की अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि कौन इसे रिलीज करता है, ठीक है, तो देखते हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको जो रिलीज करता है वो कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, वो आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, आपका मुख्यालय है, यानी कि दावोस में इसका मुख्यालय है आपके स्विट्जरलैंड में। तो इसमें जो इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मुख्यालय दावोस जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और
विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत का नंबर क्या था, तो उससे पहले हम देखेंगे कि टॉप फर्स्ट पे कौन था, उसके बाद देखेंगे कि सेकंड पे कौन था, और फिर हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट पे कौन था। तो सबसे टॉप पे आपका कौन था, तो सबसे टॉप पे आपका आइसलैंड था। आइसलैंड के बाद सबसे टॉप पे जो होगा वो क्या होगा, नॉर्वे होगा। फिर आपका क्या होगा, फिनलैंड आपका सबसे तीसरे स्थान पर होगा। तो सबसे पहले आपका आइसलैंड, फिर आपका नॉर्वे, और ये आपका फिनलैंड। तो टॉप थ्री, तो प्रश्न इस तरह से भी बनते हैं कि टॉप थ्री में कौन सा शामिल नहीं है। तो टॉप थ्री में कौन सा शामिल नहीं है, तो टॉप थ्री में कौन सा शामिल नहीं है, तो इनके अलावा जो भी होगा वो टॉप थ्री में शामिल नहीं होगा। तो भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान कितना है, तो भारत का जो स्थान है वो आपका 127वां स्थान है भारत का। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, 127वां स्थान। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करने के बाद हम सीधे नीचे आएंगे और देखेंगे कि भाई हमसे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो रिपोर्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित की गई या की जाती है। शीर्ष 3 स्थानों पर डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड का कब्जा है, यानी कि शीर्ष तीनों पर डेनमार्क है, आयरलैंड है और स्विट्जरलैंड का कब्जा रहा है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो बिल्कुल देखिएगा कि विश्व स्पर्धात्मक जो रिपोर्ट जो सूचकांक होती है उसको आईआईएमडी रिलीज ही करता है। तो राइट आंसर हो गया आपका। उसके बाद है कि शीर्ष स्थान पर यानी कि डेनमार्क बना है आपके, और आपका क्या बना, आयरलैंड बना, स्विट्जरलैंड का कब्जा है। तो बिल्कुल डेनमार्क का भी कब्जा है। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है आपके, 40 रैंकिंग किसकी है, आपके भारत की है। तो भारत 40वीं रैंकिंग पर है, यानी कि एक व दो दोनों आपके क्या है, सही है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या होगा। कह रहे हैं गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। सूची नंबर 4, सूची नंबर 3, या अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 2 या अनुसूची नंबर फर्स्ट। तो गिद्ध जो होते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा कि जो हमारे 1972, तो आपको पता होगा कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू किया गया था, वो 1972 में किया गया था। तो इसी के अंतर्गत गिद्धों को भी समाहित किया गया था। तो गिद्ध क्या है, अभी चर्चा में रहे थे, तो इसे किस अनुसूची में रखा गया, तो अनुसूची नंबर 1 में इसको रखा गया है। ऐसे ही हमारे कई सारे आपके संरक्षण है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम कब आया, 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, ये प्रश्न हमारे बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आया है वो 1973 में आपके आया है। ऐसे ही हमारा बनता है कि हाथी परियोजना कब आई है, हाथी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 1974 में आया। और बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आपके आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके संरक्षण है, कंजर्वेशन है। जैसे तेंदुआ संरक्षण कब आया आपके, तो तेंदुआ संरक्षण हमारा 2009 में आया, जैसे कह सकते हैं हिम तेंदुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी भी मैचिंग करने के लिए आपके पेपर में आ सकती है, तो कृपया इनको ध्यान रखिएगा। तो इसकी अनुसूची नंबर 1 के अकॉर्डिंग होती है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो कब बनाया, 4 जुलाई को, 2 जुलाई को, 30 जून को या 26 जून को बनाया जाता है। तो बताइएगा। 4 जुलाई की अगर हम बात करेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 30 जून की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह दिवस मनाते हैं। और 26 जून को हम क्या बनाते हैं, तो 26 जून को हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए दिवस मनाते हैं। उसकी तारीख क्या है आपके, 26 जून है। 2 जुलाई को कोई अच्छा दिवस नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए ज्यादा याद नहीं करना है, उतना ही याद करना है जितना पेपर में हमारे बनता है।
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ नाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न, ठीक है। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, रतन टाटा, ये आपके मुकेश अंबानी को दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ नाइल, सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि ऑर्डर ऑफ नाइल किस देश के द्वारा दिया था? किस देश के द्वारा दिया? मिस्र के द्वारा। मिस्र की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल क्या है आपकी? काहिरा। अब मुद्रा क्या है? तो मुद्रा आपकी क्या है? पाउंड, ठीक है। तो मिस्र ने क्या करा है? मिस्र को, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। और मिस्र ने ऑर्डर ऑफ नाइल जो है, मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अल सीसी, अल सीसी ने ये पुरस्कार दिया किसको? भारत के राष्ट्रपति को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, बिजनेसमैन को दिया, तो किसको दिया? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया, जो मिस्र के द्वारा दिया गया। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अल सीसी आपके मिस्र के राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, और भारत की राष्ट्रपति हैं जो किस जनजाति से बिलोंग करती हैं? संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि भाई द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रही थी? आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रक्षा एक्सीलरेशन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द में किस शहर में लॉन्च किया गया? पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च किया गया? वाशिंगटन, बंबई, नई दिल्ली या आपका न्यूयॉर्क? क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, तो देखिए वाशिंगटन, अगर वाशिंगटन की बात करें कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बंबई यानी कि भारत में हो गया आपका, नई दिल्ली भारत में है, न्यूयॉर्क भी आपका कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखिएगा वाशिंगटन की अगर बात करेंगे तो पोटोमैक नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा स्टेटिक में पोटोमैक नदी के किनारे है। बंबई की बात करेंगे तो बंबई आपका गोदावरी हो गया, नासिक यानी कि गोदावरी हो गया, और बाकी कई सारी नदियों के किनारे हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। दिल्ली की बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे है, और न्यूयॉर्क की अगर बात करेंगे तो आपके हडसन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? आपके हडसन नदी के। तो आप अगर जाओगे अमेरिका के साइड में तो नासा का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? आपके वाशिंगटन में है, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा एक्सीलरेंस पारिस्थितिकी तंत्र जो है निम्नलिखित में से किस शहर में लॉन्च किया गया? किस शहर में लॉन्च किया गया? वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन में आपके नासा का हेड ऑफिस है। विश्व बैंक का मुख्यालय आपके कहां पर है? वाशिंगटन में विश्व बैंक का आपके मुख्यालय भी है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र को किसने, या पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दो प्रकार है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो जो पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था और पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहते हैं? तो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है, देख लीजिएगा। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वामबोल्ट को, वाम हमबोल्ट को पारिस्थितिकी तंत्र का जनक कहते हैं, पहला पॉइंट। उसके बाद पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो टेंसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द दिया था। तो याद रखिएगा कहां पर होगी? तो वाशिंगटन में होगी। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? आपके शब्द किसने दिया? टेंसले ने दिया। और आपके जनक किसे कहते हैं? तो जनक कहते हैं अलेक्जेंडर वामबोल्ट को क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब वाशिंगटन ही की अगर बात कर लें तो मैंने आपको बताया नासा का हेड ऑफिस कहां पर है? वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का जो हेड ऑफिस है जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहां पर है आपके? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी आपके कहां पर है? वाशिंगटन में ही आपके वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है यहां से, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। दोबारा कल फिर से मिलेंगे हम करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके की क्लास हमारी 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।